आइए शुरू करते हैं आज साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद योर वाई से। अब जैसे कि किताब का नाम है क्यों से शुरुआत, तो इसका मतलब है कि किसी भी काम को लेकर के हम एक पर्पस के साथ हमेशा आगे बढ़े। आपने कंपनी क्यों शुरू की थी? आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं? क्या जिंदगी में आपका कोई पर्पस है? अगर है तो क्या? ये सारे के सारे सवाल फिजूल यानी कि बेकार नहीं है। आपको ना ये बहुत ही काम के लगेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि कई मल्टी मिलियन कंपनीज इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की, यानी कि क्यों के साथ। और वैसे भी इस किताब का सब टाइटल है कैसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर्स से हमारा मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो कि पॉलिटिक्स में है, बल्कि उन सभी लोगों से है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी पोस्ट पर होते हैं। अब जैसे कि एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी उतर गया। तो ऐसा क्यों? इसके बारे में वैसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना, यही ग्रेट लीडर्स का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उनका प्यार भी हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। तो ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनीज भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर्स के कई लॉयल फॉलोअर्स होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। फॉलोअर्स अपने लीडर की इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करता है। जी हाँ, हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं, फिर चाहे कॉम्पिटिटर उससे बेहतर और नया प्रोडक्ट ही क्यों ना निकाल ले, मगर लॉयल कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वो अपनी पसंदीदा कंपनी और ब्रांड के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? मतलब कैसे कर लेते हैं सब लोग ऐसा? या कंपनी उनके लिए क्या करती है? कैसे उस कंपनी ने इतने लॉयल कस्टमर बनाए? मतलब कुछ तो करा होगा। बिल्कुल ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के पर्पस के साथ शुरुआत की थी। तो अब इसे समझने के लिए हम कुछ बातों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। कहने का मतलब ये कि मोटोरोला ने अपना फ्लिप टॉप फोन मॉडल रेजर 2004 में निकाला था। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये नया फोन खरीदा। तो मोटोरोला के लिए तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट्स बेचे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर्स ने रेजर की नकल वाले कई सारे नए फोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बेहतरीन फीचर्स के साथ। तो मोटोरोला की चमक जो है ना, वो यहाँ पर फीकी पड़ गई। तो अब सवाल ये है कि इतनी सक्सेस पाने के बाद भी ऐसा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इसका रीजन ये है कि कंपनी ने इंस्पिरेशन के बदले में मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया, तभी इसने अपने सारे के सारे कस्टमर खो दिए। तो इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया तो लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खिंच गए। अब अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वो सिर्फ मोटोरोला के ही प्रोडक्ट को खरीदते। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि जो मोटोरोला ने रेजर के साथ में किया वो सिर्फ एक नॉवेल्टी थी, एक तरह का मैनिपुलेशन। मगर लॉयल्टी पाने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। जी हाँ, जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वो बस थोड़े से टाइम के लिए ना आपको फॉलो कर लेंगे। आप भले ही उनसे काम निकलवा लीजिए, मगर उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर सकते। और कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता है। तो जिन तरीकों से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है वो है डर, प्रेशर, इंस्पिरेशन, प्राइस, प्रमोशन और नॉवेल्टी। तो वोट लेने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है। वो प्रेशर से या पैसे दे करके या झूठे वादे करके अपने लिए जनता का वोट हासिल कर सकता है। तो इसी तरीके से सेल्स इंक्रीज करने के लिए कंपनीज भी अपने प्राइस को ड्रॉप कर लेती है। कुछ कंपनीज प्रोमोज और इंसेंटिव देती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मगर ये सब एक अच्छे लीडरशिप का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। जी हाँ, मैनिपुलेशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर ही बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं, मगर बस कुछ ही टाइम के लिए। मैनिपुलेशन के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। रेजर फोन कोई इनोवेशन नहीं था, इसीलिए तो मोटोरोला लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रही। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब और आईट्यून्स,
ये सारी की सारी चीजें इनोवेशन मानी जाएगी, क्योंकि ये सारे वो प्रोडक्ट है जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी की लाइफस्टाइल में एक चेंज आया। तो चलिए, ये तो रही मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन की बात, और अब आगे बात करते हैं कुछ अलग सोचने की। क्योंकि 1984 में जब एप्पल कंपनी बनी, तब से लेकर आज तक उसका यही मोटो रहा है कि आओ कुछ अलग सोचे। एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट और एडवर्टाइजिंग में ये बात साबित भी की है, जो कुछ भी कंपनी कहती है और करती है उसके पीछे कुछ हटकर करना, बस यही रीजन है। और यही एप्पल का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्पस है, जिसे कंपनी हमेशा लेकर चलती है। वैसे आपको याद होगा कि आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था। 2000 के शुरुआती दिनों में लोग गानों के लिए सीडी बर्न करते थे। रिकॉर्डिंग कंपनीज के लिए तो पायरेसी ना एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गई थी। तब स्टीव जॉब्स ने आईट्यून्स निकाल करके लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट रखा। आईट्यून्स और आईपैड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। वैसे क्या आपको मालूम है कि MP3 प्लेयर असल में एप्पल ने नहीं बनाया था? एक्चुअली ये क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड के दिमाग की उपज थी। लेकिन सवाल तो ये है कि इसका सारा क्रेडिट एप्पल कैसे ले गया, और इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ यूं कि क्रिएटिव ने अपने प्रोडक्ट को 5 GB MP3 प्लेयर नाम से रिलीज किया था, लेकिन एप्पल ने आईपैड को कुछ ऐसे पेश किया, 1000 गाने आपकी पॉकेट में। बस क्रिएटिव ने मार्केट को बताया कि उनका प्रोडक्ट क्या है, पर एप्पल ने आप आईपैड क्यों खरीदे ये लोगों को बताया। क्योंकि लोग क्या नहीं समझते, वो कोई भी चीज क्यों यानी कि वाई इससे समझते हैं और फिर खरीदते हैं। तो आईफोन के साथ एप्पल ने एक इनोवेशन किया था। ये मोटोरोला के रेजर की तरह सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं था। आईफोन की वजह से ही स्मार्टफोन का ट्रेंड चल निकला। इसे देखकर कि नोकिया, एरिक्सन और मोटोरोला ने भी टच स्क्रीन वाले फोन निकाले। आईफोन के ग्राफिक इंटरफेस और सिंपल डिजाइन ने मोबाइल फोन की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। वैसे कि आपको ये पता है कि साल 2003 में डेल ने अपना खुद का एक MP3 प्लेयर भी निकाला था, मगर ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितनी की कंपनी को उम्मीद थी। और इसका रीजन यही था कि डेल को लोग एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर बनाती है। अब ऐसे में उसके मोबाइल या MP3 प्लेयर खरीदना लोगों के तो गले ही नहीं उतरा, और कुछ सालों के बाद में डेल ने आखिरकार अपने नए प्रोडक्ट मार्केट से हटा दिए। मगर फिर से दिमाग में एक सवाल कि एप्पल आखिर कैसे कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी से मोबाइल और बाकी के गैजेट्स बनाने वाली कंपनी बन गई। और वो इसलिए क्योंकि एप्पल का एक ही मकसद था, कुछ अलग सोचना। और यही वजह है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उन सब के पीछे कुछ अलग करने की सोच ही काम करती है। मतलब उनका वाई करता है, उनका पर्पस करता है। तो एप्पल ने अपनी शुरुआत वाई के साथ की। सबसे पहले तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग पर्पस एस्टेब्लिश किया था, जो कि सबसे हटकर सोचना। आज हम एप्पल को वाई के लिए जानते हैं, ना कि वॉट के लिए। जब कंपनी बनी थी तो इसका लीगल नाम एप्पल कंप्यूटर इंक रखा गया था, लेकिन 2007 में कंपनी ने अपना नाम बदल करके सिर्फ एप्पल इंक कर लिया। और ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि कंपनी अब कंप्यूटर के अलावा भी काफी कुछ बनाती है। तो ना सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बल्कि छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और मोबाइल फोन में भी एप्पल ने अपनी लीडरशिप कायम की। उन्होंने हमेशा अपना पर्पस बनाए रखा, तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या बना रहे हैं। एप्पल ने इनोवेशन करके और दूसरी इंडस्ट्रीज में चेंज लाकर वो कर दिखाया जो HP और डेल कंप्यूटर नहीं कर सके। HP और डेल ने भी एप्पल की तरह बनने की काफी कोशिश की थी, मगर बन नहीं पाए और बस वो कंप्यूटर बनाने तक ही सिमट कर रह गए। तो ये थी अलग सोच के पीछे की कहानी। और अब बात करते हैं गोल्डन सर्कल के बारे में। कहने का मतलब ये कि HP और डेल जैसी कंपनियां वॉट से शुरुआत करती है, दोनों बढ़िया फीचर वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, फिर भी उनके इतने लॉयल कस्टमर नहीं है जितने की एप्पल के हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मार्केट में अच्छे कंप्यूटर्स नहीं है, एक से बढ़कर एक बढ़िया कंप्यूटर बढ़िया फीचर्स के साथ मार्केट में मिलते हैं। फिर भी मैक लवर्स सिर्फ एप्पल को सबसे पहले चुनेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है तो लोग उसके बढ़िया फीचर्स को एप्रिशिएट करते हैं। मगर जब आप उन्हें अपनी कंपनी का पर्पस समझाते हैं तब जाकर के वो आपके लॉयल कस्टमर बनते हैं, क्योंकि हम इंसानों पर पर्पस, बिलीफ और फीलिंग्स का एक स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरीके से है। जिस बात पर कस्टमर बिलीव करते हैं
और अगर आपकी कंपनी भी उसी बात पर बिलीव करती है तो कस्टमर कंपनी के लॉयल हो जाते हैं। और जब कंपनी के एम्प्लॉयज भी उस पर्पस को फील करने लगते हैं तो उन्हें अपने काम में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो यकीनन आप लोगों को इंस्पायर करके उन्हें लीड कर सकते हैं। तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए एक सर्कल को जिसके सेंटर में वाई लिखा है, यानी कि क्यू लिखा है। ये वाई कंपनी का पर्पस बताता है। और उसके बाद जो अगला लेवल है वो है हाउ, यानी कि कैसे, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनी प्रोसेस और डिसीजन कैसे लेती है। और लास्ट में इमेजिन कीजिए इस सर्कल का जो आउटर लेवल है वहां पर लिखा हुआ है व्हाट, यानी कि क्या, कि वो प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको एक नया बिजनेस आइडिया आया और आपको अब उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। तो क्या आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देंगे? हम में से ज्यादातर लोग ना इस डिसीजन से कतराएंगे, मतलब 10 बार सोचेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए कि आपके पेरेंट्स की या आपके भाई बहन या फिर कोई आपका जो क्लोज वन है उसे एक जानलेवा बीमारी है और उसके इलाज के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि आप कहीं ना कहीं से भी 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लेंगे। फिर चाहे उसके लिए आपको अपना लैपटॉप बेचना पड़े, गहने बेचने पड़े या आपका घर ही क्यों ना बेचना पड़े। तो अब हम अगर इसी इमोशन से बाहर आकर सोचे कि आखिर ये क्या हुआ। इन दोनों केसेस में हम ही थे। दोनों केसेस में हमें 2 लाख रुपए ही चाहिए थे, वो भी सेम था। बस सिर्फ हमारा जो वाई है, यानी कि जो क्यों है, यहाँ पर वो बदल गया, यानी कि हमारा पर्पस बदल गया। पहले केस में हमारा वाई था एक बिजनेस आइडिया और दूसरे केस में हमारा वाई था हमारे किसी अपने की जान बचाना। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल जैसी कंपनीज इसीलिए सक्सेसफुल होती है क्योंकि वो पहले अपना पर्पस यानी कि वाई बताती है और उसके बाद आता है व्हाट, यानी कि प्रोडक्ट के बारे में बताती है। जो कुछ एप्पल करती है उसके कोर में एक पर्पस होता है और वो पर्पस है कुछ अलग सोचना। और कस्टमर ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं, तभी तो उन्हें एप्पल के हर प्रोडक्ट में वो पर्पस दिखाई देता है जो कि उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करता है। यहाँ कस्टमर इसीलिए लॉयल है क्योंकि वो भी एप्पल की तरह ही कुछ अलग सोचने पर बिलीव करते हैं। अगर आप लीड करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं। आप वाई से शुरुआत करें, क्यों से शुरुआत करें, लोगों को अपना पर्पस बताएं। अगर लोग भी उसी पर्पस पर बिलीव करते हैं जो आपका है तो यकीनन वो आपके लॉयल बन जाएंगे। वो आपसे इंस्पायर होकर के आपको फॉलो करने लगेंगे। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए। इसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। इसमें वाई है आपका पर्पस, हाउ है प्रोसेस और व्हाट है आपका प्रोडक्ट। तो ये है गोल्डन सर्कल की बात। तो अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉफी से कुछ बढ़कर। कहने का मतलब ये कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम इंसानों में पैदाइशी होता है। हम हमेशा सेफ और कनेक्ट फील करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नीड है कि हम अपने आसपास से जुड़े रहना चाहते हैं। जब हम वैकेशन के लिए अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं तो वहाँ अपनी कंट्री के लोगों को देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ये फील होता है कि हम अपने ही लोगों के बीच में हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम उन्हीं कंपनीज के साथ वो अपनापन फील करते हैं जिनके बिलीफ हमारे जैसे हो। हम उनके प्रोडक्ट इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारा वाई सेम होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिस बात पर हम यकीन करते हैं कंपनी भी करती है। तो वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हमें बिलोंगिंग की फील कराते हैं और हम इस तरीके से कंपनी के बाकी कस्टमर से भी कनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो वाई से अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम इंसान अपना हर काम फीलिंग्स की वजह से ही करते हैं। ये गोल्डन सर्कल काफी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये हमारे दिमाग के मेजर लेवल से रिलेट करता है। आप क्या बनाते हैं इससे ज्यादा आप क्यों बनाते हैं, इस बात का असर लोगों पर पड़ता है। इसे समझ सकते हैं आप स्टारबक्स से। कहने का मतलब ये कि जो स्टारबक्स ऑफर करता है वो व्हाट उनका प्रोडक्ट कॉफी है, मगर उनका पर्पस वाई है, लोगों को कॉफी पीते हुए कंफर्टेबल फील करवाना। तो ये सब जानते हैं कि स्टारबक्स अपने कस्टमर को एक नाइस फीलिंग और नाइस एक्सपीरियंस देता है। यूं तो बाकी कॉफी शॉप्स भी हैं जहां लोग बैठ करके बढ़िया कॉफी पी सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग फीलिंग्स की वजह से स्टारबक्स को चूज करते हैं। हॉवर्ड शुल्ट्ज स्टारबक्स के फाउंडर नहीं है। उन्होंने 1982 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। ये सिएटल में स्टारबक्स की सबसे पहली ब्रांच खुलने के 10 साल बाद की बात है।
लेकिन हम आज स्टारबक्स को जिस चीज के लिए जानते हैं वो हॉवर्ड शुल्ट्ज की वजह से ही है। जी हाँ, ये उन्हीं की सोच थी कि स्टारबक्स एक कॉफी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। शुल्ट्ज कंपनी के तीनों फाउंडर की वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि जो वो देख रहे थे वो तीनों फाउंडर नहीं देख पा रहे थे। जेफ सीगल, जेरी बॉल्डविन और गार्डोन बावलार कस्टमर को सिर्फ कॉफी बीन्स बेचकर के ही खुश थे। शुल्ट्ज इटली के एस्प्रेसो बार्स से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। वो अपने कस्टमर को एक ऐसा कंफर्टेबल प्लेस देना चाहते थे जहां बैठ करके वो आराम से कॉफी के सिप ले सके। शुल्ट्ज स्टारबक्स को लोगों के लिए एक थर्ड स्पेस बनाना चाहते थे, जो आराम के कुछ पल गुजारने के लिए घर और ऑफिस के अलावा एक और जगह हो। शुल्ट्ज के स्टारबक्स ज्वाइन करने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कम कॉफी शॉप्स हुआ करती थी, वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर। लेकिन स्टारबक्स के आने से यूनाइटेड स्टेट्स में कॉफी पीना एक कल्चर बन गया। इसने एक कॉफी पीने का नया माहौल बना दिया, जहां बैठकर के लोग रिलैक्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लैपटॉप पर काम कर सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हैं। और ये सब हॉवर्ड शुल्ट्ज के स्ट्रॉन्ग विजन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। उनके पास स्टारबक्स को चलाने का एक पर्पस था। इन 10 सालों में स्टारबक्स के शॉप्स की गिनती 1000 से बढ़कर के 13,000 ब्रांचेस से ऊपर पहुंच गई है। हॉवर्ड शुल्ट्ज एक ग्रेट लीडर है, क्योंकि उन्होंने वाई से शुरू किया। वो स्टारबक्स में एक पर्पस के साथ आए थे। वो लोगों को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते थे और लोगों ने एक्चुअली में इस फील को रिलेट भी किया और उनके लॉयल कस्टमर बन गए। बेशक और भी कॉफी शॉप्स होगी जहां पर बढ़िया कॉफी मिलती है, लेकिन स्टारबक्स ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसने कॉफी पीने का एक नया कल्चर निकाला, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, और ये इसकी सक्सेस का सीक्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि स्टारबक्स ने सोसाइटी बदल दी। जी हाँ, अपने वाई से। और अगला नाम है हार्ले डेविडसन का। कहने का मतलब ये कि आपने क्या कभी किसी आदमी को हार्ले डेविडसन के टैटूज के साथ देखा है? आखिर क्यों कोई किसी कंपनी के लोगो का टैटू अपनी बॉडी में बनवाएगा? क्या लोग अपनी बॉडी पर किसी और कंपनी का भी टैटू बनवाते हैं? एक्चुअली लोग हार्ले डेविडसन का टैटू अपनी बॉडी पर इसलिए बनवाते हैं क्योंकि हार्ले डेविडसन को अपना पर्पस लोगों को समझाना बड़े अच्छे से आता है। हार्ले डेविडसन का ये लोगो एक बिलीफ का सिंबल बन गया है, और अमेरिका में तो ये टैटू काफी कॉमन है। जो लोग हार्ले चलाते हैं उनके लिए हार्ले सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है, और हार्ले ने ये मुकाम अपने कई सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और क्लैरिटी से पाया है। जो कुछ भी हार्ले डेविडसन करता है और कहता है वो उसके बिलीफ के साथ चलता आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया कभी भी। कंपनी ने अपने कुछ उसूल बनाए थे जिन्हें वो आज तक फॉलो करती आ रही है। कंपनी ने अपना एक क्लियर पर्पस रखा था जिसे उसने लोगों तक पहुंचाया। लोगों ने उनकी बात समझी और इंस्पायर हुए। धीरे धीरे कंपनी का ये लोगो सिर्फ एक सिंबल ही नहीं बल्कि एक बिलीफ बन गया। हर प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है उसके पीछे यही बिलीफ काम करता है। अपनी बॉडी में हार्ले डेविडसन का टैटू बनवाने वाले रैंडी फाउलर कहते हैं, ये टैटू मेरी पहचान का सिंबल है, या यूं कहे कि ये मेरी पहचान है, और मेरी पहचान है कि मैं एक अमेरिकन हूँ। तो ये थी हार्ले डेविडसन की कहानी। और अब आगे जानते हैं डिज्नी के बारे में। वैसे हमें गोल्डन सर्कल के बारे में तो पता है, तो आइए अब बात करते हैं कि जो सीईओ होता है वो कंपनी का लीडर होता है, जिसका काम है कंपनी के लिए एक पर्पस सोचना। सीईओ के नीचे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं जिन्हें सीईओ के पर्पस में बिलीव होता है। उन्हें पता है कि इस पर्पस को कैसे रियलिटी में बदला जाए। लीडर्स वाई टाइप के लोग हैं जो कि विजनरीज होते हैं, यानी कि उनका विजन होता है। ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो वो सपने देखते हैं, इमेजिन करते हैं, उन बातों को रियलिटी में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ हाउ टाइप के लोग रियलिस्टिक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल। वो दुनिया को रियल तरीके से देखते हैं। ये लोग सपने नहीं देखते बल्कि जो सामने दिख रहा है उसी पर यकीन करते हैं। ये हाउ टाइप के लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। चीजें कैसे हासिल की जाए ये बात उन्हें अच्छी तरह पता होती है। वे काम निकलवाने में माहिर होते हैं, इसीलिए वाई टाइप के लोग बिना हाउ टाइप के कुछ नहीं कर सकते। अब हम वॉल्ट और रॉय डिज्नी ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी पहले एक एडवर्टाइजिंग फर्म में कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। उन्हें एनिमेटेड मूवीज बनाने का शौक था। ये 1923 की बात है, तब हॉलीवुड ने इतनी ज्यादा तरक्की नहीं की थी। अपने भाई वॉल्ट डिज्नी से 8 साल बड़े रॉय डिज्नी एक बैंकर थे। रॉय को अपने भाई वॉल्ट के टैलेंट और इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा था, मगर वो ये भी जानते थे कि पैसे या बिजनेस के मामले में वॉल्ट बहुत अच्छे नहीं थे।
ज्यादातर वाई टाइप के लोगों की तरह वॉल्ट को भी बड़े बड़े रिस्क लेने की आदत थी। वॉल्ट ज्यादातर फ्यूचर के सपनों में खोए रहते थे। तो एक बायोग्राफर ने बताया कि वॉल्ट डिज्नी कार्टून बनाता था और सपने देखता था, मगर रॉय उसकी परछाई में रह करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार कर रहा था। रॉय ने फाइनेंस और बिजनेस के अपने टैलेंट को इस्तेमाल किया। रॉय की मदद से ही वॉल्ट अपने सपनों को रियल कर पाया। रॉय डिज्नी ने ब्योना विस्टा कंपनी बनाई जो कि डिज्नी फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी। रॉय डिज्नी की तरह बहुत से हाउ टाइप्स फंक्शनल और सक्सेसफुल होते हैं, मगर उनका काम दुनिया बदलना नहीं है। वो किसी को भी इंस्पायर नहीं करते। इंस्पायर करते हैं सिर्फ वाई टाइप्स के लोग जैसे कि वॉल्ट डिज्नी। लेकिन हाउ टाइप्स के बिना वाई टाइप्स के लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो उनकी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप से $1 बिलियन कंपनी खड़ी की जा सकती है। तो ये थी डिज्नी की कहानी और अब आगे जानते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स जैसे ग्रेट लीडर्स में एक करिश्मा होता है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अपने बिलीफ को वो एक नाम, एक पहचान देते हैं और उसे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ग्रेट लीडर्स एक विजन लेकर चलते हैं जो कि पर्सनल से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है। उनके पास दुनिया के लिए कुछ प्लान, कुछ कॉज होते हैं। उनकी अपनी जिंदगी उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। वैसे बिल गेट्स मानते थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। वो ऑप्टिमिस्टिक थे और वो मानते थे कि अगर ऑब्स्टिकल हटा दिए जाए तो कोई भी इंसान अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है। वे उन्हें इस बात पर भी पूरा यकीन दिलाते थे कि अगर लोगों को यूजफुल टूल्स दिए जाए तो वे सक्सेसफुल बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। हर घर में, हर डेस्क में कंप्यूटर हो, बस यही बिल गेट्स का विजन है और उन्होंने अपना ये विजन माइक्रोसॉफ्ट बना करके पूरा किया। बिल गेट्स ने पावर पॉइंट बनाया, एक्सेल और वर्ड बनाया ताकि लोग अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बन सके। उन्होंने विंडोज बना करके लोगों की मदद की जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। बिल गेट्स के पास एक विजन था कि लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सके। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद भी बिल गेट्स अपने विजन को लेकर के हमेशा चलते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाई और वो अब कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, मगर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को एक उनकी लाइफ इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी दी। बिल गेट्स मानते थे कि गरीब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से उन्हें खुद को ऊपर उठाने का मौका मिलेगा, उन्हें एम्पावर करने का ये जरिया बन सकता है। बिल गेट्स ने अपना वॉट चेंज किया, मगर उनका पर्पस और उनका विजन कभी नहीं बदला। क्या आपको वॉक्सवैगन का मतलब पता है? जर्मन में इसका मतलब होता है लोगों की कार। 70 के टाइम में वॉक्सवैगन हिप्पी कल्चर का सिंबल बन गई थी। कंपनी ने हमेशा ऐसी गाड़ियां बनाई हैं जिसे एवरेज लोग अफोर्ड कर सके। हालांकि 2004 में कंपनी ने एक नई लग्जरी कार फेंटोन मार्केट में उतारी जिसकी कीमत थी $70,000। ये कार बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ अवेलेबल थी। इसके कॉम्पिटिटर BMW 7 सीरीज और एस क्लास मर्सिडीज बेंच थी, मगर फेंटोन सक्सेसफुल नहीं हुई। कार की बस गिनी चुनी यूनिट ही बिकी क्योंकि लोगों को कार ज्यादा पसंद नहीं आई और इसकी वजह ये थी कि ये लग्जरी लोगों की समझ से बिल्कुल परे थी क्योंकि वॉक्सवैगन ने हमेशा आम आदमी के लिए अफोर्डेबल गाड़ियां ही बनाई थी। मगर होंडा और टोयोटा के पास बेटर आइडिया था। दोनों कंपनीज ने नए ब्रांड की कारें निकाली जो कि उनके लग्जरी प्रोडक्ट्स के साथ मैच करती थी। उनके नए लग्जरी ब्रांड है एक्यूरा और लेक्सस। और अब आगे बात करते हैं वॉलमार्ट के बारे में। जी हाँ, वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन बहुत ही डिप्रेशन में पल करके बड़े हुए, इसीलिए उन्हें हार्डवर्क की वैल्यू पता थी। उन्होंने अरकानसस बेंटाविले में पहला वॉलमार्ट स्टोर खोला। वहाँ ऐसी और भी डिटेल शॉप्स थी जहाँ बहुत सस्ता सामान मिलता था, लेकिन सिर्फ वॉलमार्ट ही टॉप में पहुंचा और वॉलमार्ट कुल $44 बिलियन की एनुअल सेल करता है। लेकिन इसका सीक्रेट सैम वॉल्टन का हार्डवर्क और स्टोर के चीप प्राइस नहीं है। इसका सीक्रेट है वॉल्टन का पर्पस। उनके स्टोर शुरू करने के पीछे एक बहुत ही गहरा कॉज छुपा था, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसने उन्हें हमेशा मोटिवेट किया, और वो बिलीफ था सैम का लोगों पर यकीन करना। जी हाँ, वे लोगों का ध्यान रखने में बिलीव करते थे। सैम वॉल्टन को लगता था कि अगर वो लोगों का ध्यान रखेंगे तो बदले में लोग भी उनका ध्यान रखेंगे। जितना वॉलमार्ट अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर और अपनी कम्युनिटी को देते थे, बदले में उससे कहीं ज्यादा वॉलमार्ट को मिलता था। जी हाँ, सैम वॉल्टन वीकेंड्स पर भी काम करते थे। वो अपने पिकअप ट्रक खुद ही चलाते थे। वो अपने हर एम्प्लॉय का बर्थडे याद रखते थे, और इतना ही नहीं, वो बहुत ही हम्बल भी थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए डेडिकेट कर दी थी।
जो सैलरी वो लेते थे वो सालाना लगभग $3.5 लाख से भी कम थी। सैम वॉल्टन का पर्पस यही था कि वो लोगों को सर्व करना चाहते थे। ये पर्पस उनकी अपनी जिंदगी से बड़ा था और यही वजह है कि जो वॉलमार्ट शॉपिंग की दुनिया में इतना सक्सेसफुल रहा। वॉलमार्ट सैम वॉल्टन के इसी पर्पस को पूरा करने के लिए बना था। 5 अप्रैल 1992 यानी कि 1992 में बोन मैरो कैंसर की वजह से सैम वॉल्टन इस दुनिया से चल बसे। उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे एस रॉबिन्सन वॉल्टन वॉलमार्ट के चेयरमैन बने। रॉबिन्सन ने कहा कि कंपनी की पॉलिसी, कंट्रोल और डायरेक्शन सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सैम वॉल्टन की मौत के बाद वॉलमार्ट में काफी चेंजेस आए। कई कस्टमर और एम्प्लॉयज ने बदसलूकी की कंप्लेंट्स की। कुछ टाइम के बाद वॉलमार्ट का बंटवारा हो गया और कॉस्टको नाम से एक नया रिटेल शॉप खोला गया। तो सैम वॉल्टन के जाने के बाद में कोई भी सीईओ उनके पर्पस को बरकरार नहीं रख पाया। लोगों को सर्व करने का सैम का बिलीफ और किसी के पास नहीं था। तो रिजल्ट ये रहा कि धीरे धीरे वॉलमार्ट अपनी रेपुटेशन खोता चला गया। 2009 में माइकल टी ड्यूक नए सीईओ बने, जिनकी सैलरी ईयरली लगभग $5.5 मिलियन है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और सैम वॉल्टन जैसे ग्रेट लीडर्स ने अपने वाई को एक नई पहचान दी। जब जॉब्स ने एप्पल छोड़ा, गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और वॉल्टन ने वॉलमार्ट, तो इन सभी कंपनीज के कामकाज में गड़बड़ होने लगी, क्योंकि अपने ग्रेट लीडर के बिना कंपनी अपना पर्पस भूल गई थी। सिर्फ ग्रेट क्रेडेंशियल का होना ही जरूरी नहीं है। हर कंपनी के आने वाले सीईओ को अपने ग्रेट लीडर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है। उसे उस बात पर पूरी तरह बिलीव होना चाहिए जिस पर कंपनी के फाउंडर को बिलीव है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी अपना पर्पस क्लियर नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे उसकी रेपुटेशन भी खो जाएगी। तो लेसन यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके पर्पस बहुत डीपली रूटेड हो। भले ही कंपनी का फाउंडर रहे या ना रहे, मगर उसका पर्पस हमेशा चलता रहे, तभी वो कंपनी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ती रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाई यानी कि क्यों से शुरुआत करना इतना जरूरी क्यों है। अपने पर्पस के बारे में सोचे, वो क्या हो सकता है, ऐसा क्या है जिस पर आप बिलीव करते हैं। और जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो अपना हाउ प्रोसेस और व्हाट प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कीजिए। कैसे आप उसे अचीव कर सकते हैं। अपने विजन को कभी भी आंखों से ओझल ना होने दे। जो आप सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, उस पर ध्यान दे। बस इस बात का ख्याल रखें कि ये सब आपके पर्पस के साथ मैच करे। एक और बात याद रखें कि आपका पर्पस जितना बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट विद योर वाई समरी यहीं पर समाप्त होती है।